नमस्कार। दूसरे व्याख्यान में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के अंतर्गत मनोवृत्ति, एटीट्यूड। मनोवृत्ति के अंतर्गत हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, सोर्स और फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मनोवृत्ति क्या होती है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर एक नज़र डाल लें। जोसेफ रिड्ज के शब्दों में मनोवृत्ति शब्द किसी वस्तु के प्रति किसी विशिष्ट ढंग से अनुभव एवं व्यवहार करने की एक सतत प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार हमारे दूसरे विद्वान हैं स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार मनोवृत्तियाँ वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के संबंध में अनुकूल अथवा प्रतिकूल मूल्यांकनात्मक कथन हैं। अब इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड वैसे तो जाना पहचाना शब्द है। आज के युवा जो है एटीट्यूड शब्द से परिचित है, परंतु हिंदी शब्द जो मनोवृत्ति है उसका प्रचलन बहुत ही कम होता है। तो इसे हम आज विस्तार से समझ लेते हैं। एटीट्यूड, जैसा कि रॉबिन्स ने कहा कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना, इसे हम किसी इशू से भी जोड़ सकते हैं, कोई समस्या हो, इनके संबंध में कोई व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके भावना पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखता है और जो जिस प्रकार से वो प्रभावित होता है उस प्रकार से वो व्यवहार करता है, ये मूल्यांकनात्मक कथन कहलाता है। तो इस प्रकार एटीट्यूड जो है वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के संबंध में अनुकूल अथवा प्रतिकूल मूल्यांकनात्मक कथन, तो उस घटना, उस समस्या या उस व्यक्ति के संपर्क में आने पर हो सकता है आप पर वह प्रतिकूल असर करे या अनुकूल असर करे और उस पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव से आपका व्यवहार भी प्रदर्शित होता है। चलिए हम देखते हैं मनोवृत्ति के घटक, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। इसमें मुख्यतः 3 घटक हैं: भावनात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक। इसे याद करने के लिए हम ABC के रूप में भी याद रख सकते हैं। अफेक्टिव इमोशनल कंपोनेंट, ये भावना प्रधान होता है, ये हृदय तत्व इसमें प्रभावशील होता है। किसी भी घटना से या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से आप इमोशनल होते हैं, उसके व्यवहार से हो सकता है आप प्रसन्न हो सकता है आपको गुस्सा आए या फिर आपको क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से उसकी बात से असहमत हो। तो इस प्रकार की जो भावनाएं आप प्रकट करते हैं तो ये भी एटीट्यूड कहलाता है और उससे जो प्रभावित होकर आपका व्यवहार सामने आता है। तो ये मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाला घटक भावनात्मक घटक है। और इसी प्रकार बिहेवियर कंपोनेंट जो व्यवहारात्मक घटक होता है। व्यवहारात्मक घटक इस प्रकार से कि आप किसी भी कार्य को करने या किसी मनुष्य के प्रति जो व्यवहार करते हैं
वो एक मनुष्य निश्चित ढंग से व्यवहार करने का अभिप्राय रखता है और उसी ढंग से वो व्यवहार करता है, तो ये व्यवहारात्मक घटक कहलाता है। और नेक्स्ट है संज्ञानात्मक घटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट, जो बुद्धि तत्व आपके विवेक से प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार से किसी चीज़ के संबंध में आपने जानकारी एकत्रित करने के बाद आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय लेते हैं कि वो आपके उपयोग में के लिए सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये संज्ञानात्मक घटक भी मनोवृत्ति की रचना करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार के मनोवृत्ति के ये प्रमुख 3 अंग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मनोवृत्ति के स्रोत अथवा निर्माण। सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। मनोवृत्ति का जो निर्माण होता है, किसी भी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है वो अचानक से निर्मित हुई नहीं होती। उसमें विभिन्न बातों का प्रभाव पड़ता है जिससे धीरे धीरे उसका जो मनोवृत्ति है उसका निर्माण होता है। इसमें सबसे पहला है वैयक्तिक अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, कार्यस्थल पर, सामाजिक व्यवहार से और विभिन्न प्रकार लोगों के संपर्क में आने से दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से उसे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उस अनुभव के आधार पर उसका जो एटीट्यूड है वो निर्मित होता जाता है। नेक्स्ट है संबद्ध तत्व, एसोसिएशन। व्यक्ति अपने पुराने अनुभव, घटनाओं एवं आचरण को नए के साथ संबंध करके भी मनोवृत्ति का निर्माण करता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इसे और अधिक ढंग से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे कोई छात्र नया प्रवेश हुआ है सत्र के मध्य में, और वह जब आता है और हमारे मन में जो भावना है जिस ग्रुप के लिए कि ये अच्छे पढ़ते हैं और अच्छे ईमानदार हैं, उस ग्रुप के साथ वह मिल जाता है और उन्हीं के ग्रुप में रहते हुए उठता बैठता है, तो हमारी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक हो जाती है उस स्टूडेंट के प्रति कि वह ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट है जो अच्छे लोग हैं। तो इस प्रकार से सकारात्मक मनोवृत्ति उस नए स्टूडेंट के प्रति बन जाती है। नेक्स्ट है वातावरणीय अनुकूलन। ऑपरेंट इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा उसी प्रकार का मनोवृत्ति का निर्माण होगा। मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति किसी के साथ हर दिन यदि वो रहता है तो उस व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव भी उस पर पड़ता है, और जिस इन्वायरमेंट में वो रहेगा और उसी इन्वायरमेंट का प्रभाव उसके एटीट्यूड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए विभिन्न बातें वो सीखता है। घर परिवार से वह स्टार्ट करता है, अपने मित्र मंडली से, शिक्षकों से, अपने अग्रजों से, क्लबों से, विभिन्न संस्थाओं से आदि से निरंतर अंतर्व्यवहार करके अपने मन मस्तिष्क पर विचारों का निर्माण करता है और इस प्रकार से उन सब से विभिन्न बातों को सीखकर उसकी अपनी मनोवृत्ति का निर्माण करता है। शिक्षण, संचार माध्यम, मास कम्युनिकेशन। संचार माध्यम भी मनोवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। विविध माध्यम हैं आधुनिक युग में। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तो पहले से ही प्रचलित थी ही, परंतु आज के युग में
मोबाइल, इंटरनेट, इन सब माध्यमों से व्यक्ति विभिन्न विचारों को ग्रहण करता है और अपने मनोवृत्ति का निर्माण करता है। इसी प्रकार है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं एवं अपने नियमित अध्ययन से भी अनेक सूचनाएं, विचार, मत, सम्मतियां आदि ग्रहण करके दृष्टिकोण का निर्माण करता है। और आधुनिक युग में हम ये देखते हैं कि प्रत्येक जो पेरेंट्स होते हैं वे हमेशा ये प्रयास करते हैं कि अपने अच्छे बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाएं, जहां उन्हें इस प्रकार का इन्वायरमेंट मिले, इस प्रकार की शिक्षा मिले जिससे उसकी जो मनोवृत्ति हो वो सकारात्मक निर्मित हो। नेक्स्ट है संगठनात्मक घटक, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का भी मनोवृत्ति के निर्माण में सहायक होता है। एक व्यक्ति जिस संस्था में कार्य करता है वहाँ का कार्य, वातावरण, नीतियाँ, व्यवहार, औपचारिक समूह, श्रम संघ, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, कर्मचारी सोच आदि कई घटक व्यक्ति की मनोवृत्ति के निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। इनसे प्रेरित होकर वह अपनी मनोवृत्ति को निर्मित करता है। आर्थिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो एटीट्यूड के फॉर्मेशन में सहायक होता है। वैसे देखा जाए तो ये जो आर्थिक घटक है वो पूरे मानव समाज को 3 स्तरों में विभाजित कर दिया है: उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के एटीट्यूड की तुलना करें तो हम पाएंगे कि जो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं उनका एटीट्यूड निम्न स्तर के व्यक्तियों के एटीट्यूड से एकदम भिन्न होगा। तो ये आर्थिक प्रभाव के कारण होता है। ऐसा ही है राजनीतिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर जो प्रभावित करता है उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड व्यक्तियों पर। हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां कार्यरत हैं, जैसा कि भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज और भी कई पार्टियां। और इन पार्टियों, इन विभिन्न राजनीतिक दलों की जो क्रियाएं हैं, विचारधाराएं हैं और उनका जो विचार मंच और कार्यक्रम, साहित्य, ये सब अलग अलग हैं। और जो व्यक्ति जिस राजनीति दल से जुड़ा होता है उस साहित्य का, उनके विचारों का, उनके अवधारणाओं का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है और वह व्यक्ति का जो मनोवृत्ति है उस प्रकार से निर्मित हो जाती है। अंतिम है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स भी व्यक्ति के मनोवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। आज के युग में ये संदर्भ समूह जो रेफरेंस ग्रुप्स है विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। व्यक्ति के जो एटीट्यूड है उसको सकारात्मक बनाने के लिए कब, किस समय, किन परिस्थितियों में और किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना वे इन संदर्भ समूहों से सीखते हैं और अपने सकारात्मक एटीट्यूड का निर्माण करते हैं। मनोवृत्तियों के कार्य। मनोवृत्तियों के कार्यों को इन 4 बिंदुओं से स्पष्ट करते हैं। पहला है उपयोगितावादी। मनोवृत्तियां व्यक्ति के लिए कई लाभ प्राप्त करने एवं दंड, नुकसान आदि को दूर करने में सहायक होती है। ये व्यक्ति के अपने लक्ष्यों, इरादों व हितों की पूर्ति में सहायक होती है। दूसरा कार्य है अहम सुरक्षा। व्यक्ति अपनी स्वरचित धारणाओं, छवियों के रक्षा के लिए भी मनोवृत्तियों का निर्माण करके अपने अहम की रक्षा करता है। थर्ड है मूल्यों की अभिव्यक्ति। व्यक्ति की मनोवृत्ति उसकी मूल्य प्रणाली को भी दर्शाती है। मूल्यों को प्रकट करने वाली मनोवृत्तियां व्यक्ति की धारणा में गहन रूप से जुड़ी होती है। अंतिम है ज्ञान प्रकार्य।
मनोवृत्ति प्रायः ज्ञान का स्थान ले लेती है। ज्ञान के अभाव में हम अवबोधित व्यक्ति या वस्तु को संगठित करने एवं उससे कोई अर्थ निकालने के लिए मनोवृत्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मनोवृत्तियों के प्रमुख 4 कार्य हैं और प्रबंधकों को कर्मचारियों की मनोवृत्तियों की जानकारी होना कई दृष्टिकोणों से अति आवश्यक है। इससे वे यह जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है और प्रबंधक को दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्ति के बारे में यदि जानकारी हो जाती है तो प्रबंधक उन दशाओं में बदलाव ला सकता है जो उस विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को बनाए रखने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि अध्ययन से संस्था के अनुकूल मनोवृत्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार के मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हमारे संस्था में कौन सा कार्य करने में समर्थ होगा, उसके अनुरूप हम कार्य का विभाजन करेंगे और उससे संस्था को लाभ होगा। मनोवृत्ति तथा संगठनात्मक व्यवहार, एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सबसे पहला है कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। ये जो संगठनात्मक व्यवहार है इसमें मुख्य ध्यान कर्मचारियों के कार्य संबंध रुझानों का रहता है। ये रुझान सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकनों का दोहन करते हैं। जो कर्मचारी अपने कार्य परिवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में रखते हैं, व्यवहारिक वैज्ञानिकों ने इन व्यवहारों को विभिन्न प्रकार से समझाया है, जिसमें हम देखते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें अपने काम के प्रति व्यक्ति के सामान्य रुझान का बोध होता है। अन्य स्तर की जो कार्य संतुष्टि वाला व्यक्ति कार्य के प्रति सकारात्मक रुख रखता है और वही यदि कार्य के प्रति संतुष्ट न होने वाला व्यक्ति नकारात्मक रुख रखता है, नकारात्मक व्यवहार करता है, उसका एटीट्यूड जो है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वह अपनी क्षमता एवं लगन के साथ कार्य करेगा, जिसके कारण उसे स्वयं को, पर्यवेक्षकों तथा स्वामियों सभी को संतुष्टि होगी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके विपरीत कार्य संतुष्टि के अभाव में कर्मचारियों में नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित होगी, जिसके कारण उसके कार्य के प्रति उदासीनता, कार्य से समय समय पर अनुपस्थिति, अपर्याप्त उत्पादन, पर्यवेक्षकों से विवाद, सहकर्मचारियों से असहयोग, कार्य निष्पादन का निम्न स्तर आदि बातें देखने को मिलती हैं। दूसरा मुख्य जो व्यवहार है वह है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट, कार्य सन्निहितता, यह उस मात्रा को मापता है जिस तक एक व्यक्ति अपने काम से मनोवैज्ञानिक तौर पर अपनी पहचान करता है तथा अपने आत्म मूल्यांकन के प्रति अपने आकलित निष्पत्ति स्तर को महत्वपूर्ण मानता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है, यह जो इन्वॉल्वमेंट है उन्हीं कर्मचारियों में उत्पन्न होती है जो अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं, और यह जो अभिप्रेरणा है वो उसका जो स्रोत है वो आंतरिक होता है। वे अपने कार्य से ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं तथा अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के संबंध में अधिक से अधिक सीखने की इच्छा रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जो असंतुष्ट व्यक्ति हैं वो अपने कार्य को निष्पादित करने में आनाकानी करते हैं और उनका मन नहीं लगता है
और अवसर मिलने पर ये वर्तमान कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य या दूसरे जॉब ढूंढते हैं, और जैसे ही अवसर मिलता है वे इस जॉब को छोड़ने में देरी नहीं करते। नेक्स्ट है संगठनात्मक वचनबद्धता, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। संगठनात्मक प्रतिबद्धता कर्मचारी की संगठन के प्रति निष्ठा वाली मनोवृत्ति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कर्मचारी अपने संगठन, संस्था तथा उसके लक्ष्यों के साथ स्वयं को एकाकार करके सुदृढ़ संबंध स्थापित कर लेता है तथा संगठन में अपनी सदस्यता बनाए रखता है। जैसे जैसे कर्मचारी पुराना होता जाता है उसमें संगठनात्मक प्रतिबद्धता भी बढ़ती जाती है। तो ऐसी उच्च संगठनात्मक निष्ठा कर्मचारी को संगठन का स्थायी एवं वफादार सदस्य बनाती है, उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि करती है तथा उसे संगठन में लंबे समय तक रहने के लिए अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। ये जो सशक्तिकरण है मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है और वे अचानक निर्मित नहीं होता, बल्कि समय के साथ साथ जैसे जैसे वह अनुभव करता है उसके अनुसार उसका एटीट्यूड निर्मित होता है। भावात्मक प्रतिबद्धता, अफेक्टिव इमोशनल कमिटमेंट जो है वो इस प्रकार से व्यक्ति किसी संस्था में यदि कार्य कर रहा है तो वह भावात्मक रूप से भी अपना एटीट्यूड दिखा सकता है। मान लीजिए उसके पिता उस संस्था में पहले कार्यरत थे और अब उसी संस्था में वह कार्य कर रहा है, तो वह एक अपनापन के का अनुभव करता है और उसकी जो भावना है उससे जुड़ी होती है और वह अपने संस्था के प्रति वफादार एटीट्यूड दिखाता है, वफादार रहता है और सकारात्मक कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। निरंतरता की प्रतिबद्धता, कंटिन्यूएंस कमिटमेंट। ये मनोवृत्ति जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और जिस प्रकार से समय बीतता जाता है और उनसे सीखते हुए उसके एटीट्यूड में अंतर आते जाता है, उसका एटीट्यूड जो है वो निर्मित होते जाता है और उसका व्यवहार भी उसके अनुसार बदलते जाता है। तो इस प्रकार से मनोवृत्ति तथा संगठनात्मक व्यवहार, यहाँ पर मुख्य रूप से एक ही बात कि सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक यदि एटीट्यूड है तो संस्था के हित में होता है और यदि नकारात्मक एटीट्यूड रहेगा तो वो संस्था के हित में नहीं होता। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक को मनोवृत्ति का सविस्तार अध्ययन करना और समझना आवश्यक है ताकि उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले जितने कर्मचारी हैं वे किस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हैं। यदि उनकी मनोवृत्ति उसके संस्था के प्रति अनुकूल नहीं है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है समय समय पर और सुधार करके उसे अपने संस्था के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और उस संस्था का नाम हो और उस संस्था को समाज में और आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सफलता प्राप्त हो। थैंक यू। आशा है ये मेरा सेकंड लेक्चर मनोवृत्ति पर आपको पसंद आया होगा और एमकॉम के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी